चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, जल शक्ति मंत्रालय ने डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट 2024 जारी की। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 2022 से प्रतिवर्ष भूजल संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो पुनर्भरण, साल 2024 में भारत में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर रहा। यह साल 2023 के 449 बीसीएम से थोड़ा कम है। इसमें वर्षा का योगदान लगभग 61% है। जल की निकासी यानी निकालना, वार्षिक निकासी योग्य भूजल संसाधन 2023 में 407.21 बीसीएम था। यह 2024 में मामूली रूप से घटकर 406.19 बीसीएम हो गया। भूजल दोहन का समग्र स्तर 59.21% में मामूली रूप से बढ़कर 60.47% हो गया है। वर्गीकरण देखते हैं इसका। तो सुरक्षित रूप में वर्गीकृत आकलन इकाइयां 2023 की 73% की तुलना में मामूली रूप से बढ़कर 2024 में 73.4% हो गई थी। 3.05% आकलन इकाइयों को गंभीर श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। 11.1% आकलन इकाइयां अति दोहन की गई श्रेणी में वर्गीकृत की गई है। अति दोहन की गई इकाइयों का संकेंद्रण तो उत्तर पश्चिम में आते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान एवं गुजरात तथा दक्षिण में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अति दोहन तो एक वर्ष में भूजल का जितना पुनर्भरण यानी रिचार्ज होता है उससे अधिक जल की निकासी को अति दोहन कहा जाता है। गंभीर तो वार्षिक आधार पर जितना दोहन योग्य भूजल संसाधन उपलब्ध है उसका 90 से 100% दोहन गंभीर स्थिति मानी जाती है। सुरक्षित तो भूजल पुनर्भरण का 70% से कम दोहन सुरक्षित स्थिति है। भूजल में कमी के लिए उत्तरदायी कारक तो सिंचाई के लिए अत्यधिक भूजल का उपयोग किया जाता है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार लगभग 60% भूजल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत अधिक जल से सिंचाई यानी खेत को पानी से भरना, चावल जैसी अत्यधिक जल की मांग वाली फसलों को उगाना आदि खराब कृषि पद्धतियां भी जिम्मेदार हैं। पुनर्भरण तो वनस्पति की हानि, वर्षा में स्थानिक और अस्थायी भिन्नता आदि के कारण भी भूजल पुनर्भरण में कमी आती है। जलवायु परिवर्तन तो अनियमित वर्षा पैटर्न भूजल पुनर्भरण को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, बात करते हैं केंद्रीय भूजल बोर्ड के विषय में। तो CGWB का गठन 1970 में किया गया था। यह भूजल और उससे जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक शीर्ष निकाय है। कार्य इसके तो भूजल से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु प्रौद्योगिकियों का विकास करना, भूजल संसाधनों के वैज्ञानिकों एवं सतत विकास और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीतियों की निगरानी व कार्यान्वयन करना आदि। ठीक है, बात की हमने केंद्रीय भूजल बोर्ड के विषय में। अब बात करते हैं, केंद्र ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 और आदर्श जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम 2013 में संशोधन किया। तो गृह मंत्रालय ने मॉडल जेल मैनुअल 2016 के नियमों और आदर्श जेल एवं सुधार सेवा अधिनियम 2023 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य देश भर की जेलों में जाति आधारित भेदभाव एवं वर्गीकरण को समाप्त करना है। यह संशोधन सुकन्या, शांता बनाम भारत संघ और अन्य मामले में कैदियों के बीच जाति आधारित भेदभाव उन्मूलन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जेल मैनुअल में आदतन अपराधियों का उल्लेख संबंधित राज्य के आदतन अपराधी कानून में दी गई परिभाषाओं के अनुसार होना चाहिए। आदतन अपराधी वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें अलग अलग अपराधों के लिए 5 वर्षों के भीतर कई बार दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा अपील या समीक्षा पर भी उनकी सजा को कम या खत्म नहीं किया जाता। किए गए मुख्य संशोधनों पर एक नजर डालते हैं। तो जेल प्राधिकारी सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगे कि कैदियों के साथ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं किया जाए। इसमें जेल के भीतर कर्तव्यों या काम का आवंटन भी शामिल है। जाति के आधार पर भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कानून के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन आदि के तहत निषिद्ध है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के प्रावधान जेलों एवं सुधार संस्थानों पर बाध्यकारी प्रभाव डालेंगे। जेल के अंदर हाथ से मैला उठाने या सीवर या सेप्टिक टैंक की मैनुअल रूप से खतरनाक तरीके से सफाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत में जेल या उनमें निरुद्ध व्यक्ति संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 4 के तहत राज्य सूची का विषय है। इस प्रकार जेलों का प्रशासन और प्रबंधन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।
यह जेल अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल मैनुअल द्वारा शासित है। हालांकि आदर्श जेल अधिनियम 2023 ने जेल अधिनियम 1894 का स्थान ले लिया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे की न्यूज़ जो है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अपील न्यायालय ने नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ फैसला सुनाया। तो हाल ही में एक अमेरिकी अपीलीय न्यायालय ने फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के नेट न्यूट्रलिटी लागू करने के प्रयासों के खिलाफ फैसला सुनाया। यह अमेरिका और भारत में नेट न्यूट्रलिटी के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण को दर्शाता है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन अमेरिका का दूरसंचार विनियामक है। नेट न्यूट्रलिटी इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि लोगों के लिए अधिकतम उपयोगी सार्वजनिक सूचना नेटवर्क या इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इंटरनेट पर मौजूद सभी कंटेंट्स, साइट्स और प्लेटफॉर्म्स के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सेवा, एप्लीकेशन, प्रेषक या प्राप्तकर्ता के आधार पर इंटरनेट ट्रैफिक में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारत में नेट न्यूट्रलिटी संबंधी फ्रेमवर्क 2018 में दूरसंचार विभाग ने नेट न्यूट्रलिटी पर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया था। इसमें इंटरनेट एक्सेस सर्विस द्वारा कंटेंट के प्रति गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार के सिद्धांतों को शामिल किया गया था। हालांकि यह कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क इंटरनेट ऑफ थिंग्स, विशिष्ट सेवाओं आदि के लिए गैर भेदभाव नियमों से संबंधित कुछ अपवादों की अनुमति देता है। ठीक है, बात करते हैं नेट न्यूट्रलिटी पर बहस। तो इसके पक्ष में तर्क देखते हैं और विपक्ष में तर्क देखते हैं। पक्ष में देखते हैं पहले, तो उपयोगकर्ताओं का अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी सेंसरशिप या हस्तक्षेप के ऑनलाइन स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने का मूल अधिकार है तथा बिना किसी रुकावट के इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार प्राप्त है। गोपनीयता। तो नेट न्यूट्रलिटी के बिना आईएसपीएस इंटरनेट ट्रैफिक की जांच और उसमें हेरफेर कर सकते हैं। इससे उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता हो सकता है। नवाचार एवं उद्यमिता। तो नेट न्यूट्रलिटी स्टार्टअप्स तथा बड़ी दिग्गज टेक कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर सकती है। विपक्ष में बात करते हैं, तो आईएसपीएस के लिए राजस्व की हानि। तो फाइबर आधारित अवसंरचनाओं और नई एक्सेस बेस्ड प्रौद्योगिकियों में निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समान अवसर का अभाव। भारत में दूरसंचार प्रदाताओं को वॉइस कॉल और संदेश जैसी समान सेवाओं के लिए उच्च लागत एवं विनियामकीय अनुपालन का सामना करना पड़ता है। ओटीटी ऐप्स पर चयनात्मक प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता। तो अशांत क्षेत्रों में इंटरनेट को पूरी तरह से शट डाउन करने की बजाय संचार सेवाएं प्रदान करने वाले कुछ ओटीटी ऐप्स को चुनिंदा रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में बाधाएं उत्पन्न ना हो। ठीक है, ये बात की हमने नेट न्यूट्रलिटी पर बहस के विषय में। बात करते हैं, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार भारतीय कॉफी निर्यात पहली बार $1 बिलियन को पार कर गया। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नामक थिंक टैंक के अनुसार 2024 में भारतीय कॉफी का निर्यात $1.68 बिलियन को पार कर गया। यह मूल्य के हिसाब से 45% की वृद्धि को दर्शाता है। निर्यात में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक। तो रोबस्टा कॉफी की कीमतों में उछाल। वैश्विक स्तर पर कॉफी की खपत में वृद्धि के कारण 2024 में कॉफी की कीमतों में 60% से अधिक की वृद्धि हुई, जो 45 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। इसका कारण खराब मौसम जैसे सूखा था। इससे ब्राजील और वियतनाम जैसे प्रमुख कॉफी उत्पादक देशों से आपूर्ति बाधित हो गई। यूरोपीय यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन। तो इसके तहत उन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है या उनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है जो वनों की कटाई से जुड़े क्षेत्रों में उगाए गए हैं। इसके कारण यूरोपीय आयातकों ने कॉफी जैसे उत्पादों का पहले से ही अधिक मात्रा में स्टॉक करना शुरू कर दिया है। इससे वैश्विक स्तर पर कॉफी के निर्यात में वृद्धि हुई है। कॉफी उत्पादन की स्थिति जानते हैं, तो भारत 2022-23 में विश्व का 8वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया था। ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 40% का योगदान देता है। इसके दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पारंपरिक रूप से खेती की जाती है। इसका उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में कर्नाटक सर्वाधिक है, केरल आता है, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल है। अरेबिका और रोबस्टा कॉफी का प्रमुख आर्थिक महत्व है। अरेबिका की गुणवत्ता रोबस्टा से बेहतर होती है और इसकी कीमत भी रोबस्टा की तुलना में अधिक होती है। भारत रोबस्टा का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। देश के कुल कॉफी उत्पादन में इसकी लगभग 72% हिस्सेदारी है। ठीक है, बात करते हैं कॉफी की खेती के लिए उपयुक्त दशाओं के विषय में। तो अरेबिका और रोबस्टा के बारे में बात करेंगे। पहले तो अरेबिका की देखते हैं मिट्टी।
गहरी, उपजाऊ, कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, अच्छी जल निकासी वाली और थोड़ी अम्लीय मृदा। पीएच है 6.0 से 6.5 के बीच। रोबस्टा में तो अरेबिका के लिए उपयुक्त मृदा के समान मृदा। ढलान, हल्की से मध्यम ढलान वाले क्षेत्र। रोबस्टा में काफी समतल मैदानों से लेकर हल्के ढलान वाले क्षेत्र। ऊंचाई, इसकी खेती समुद्र तल से 1000 से 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक की जा सकती है और इसकी खेती समुद्र तल से 500 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई तक की जा सकती है। तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, न ज़्यादा गर्म और न ही बहुत ठंडा। रोबस्टा में 20 से 30 डिग्री सेल्सियस गर्म व आर्द्र। सापेक्षिक आर्द्रता 70 से 80%। रोबस्टा 80 से 90%। वार्षिक वर्षा 1600 से 2500 मिलीमीटर और रोबस्टा 1000 से 2000 मिलीमीटर के बीच। ठीक है, तो ये हमने बात की अरेबिका और रोबस्टा के विषय में। अब बात करेंगे अगली न्यूज़ की, जो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने सांख्यिकी ईयरबुक विश्व खाद्य और कृषि की 2024 जारी की। तो हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने सांख्यिकी ईयरबुक जारी की है। इस ईयरबुक में वैश्विक खाद्य एवं कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सांख्यिकी ईयरबुक के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो कृषि के आर्थिक आयाम, वैश्विक जीडीपी में कृषि का हिस्सा 2000 से लगभग 4% की दर पर स्थिर बना हुआ है। वैश्विक कार्यबल का 26% हिस्सा यानी 892 मिलियन लोग वर्तमान में कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, जबकि वर्ष 2000 में यह आंकड़ा 40% था। 2022 में भारत में कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या सबसे अधिक 226 मिलियन थी। 2022 में भारत की 76 मिलियन हेक्टेयर भूमि और चीन की 75 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित क्षेत्र के अधीन थी। कृषिगत जिंसों का उत्पादन, व्यापार और कीमत दोनों अमेरिका महाद्वीप और यूरोप अनाज के सबसे बड़े निर्यातक बने हुए हैं। एशिया अनाज का सबसे बड़ा आयातक है। भारत दुनिया का शीर्ष दुग्ध उत्पादक देश है। 2022 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में इसने 23% का योगदान दिया था। गन्ना उत्पादन और मात्स्यिकी में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, तो 2023 में दुनिया की 9.1% आबादी यानी लगभग 733 मिलियन लोग भूखमरी का सामना कर रही थी। सभी महाद्वीपों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में खाद्य असुरक्षा का अधिक सामना करना पड़ता है। कृषि की संधारणीयता और पर्यावरणीय पहलू, तो 2000 से 2022 के बीच वैश्विक स्तर पर 91 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि कम हो गई थी। इसी अवधि में 109 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र का नुकसान हुआ था। 2000 से 2022 के बीच कृषि खाद्य प्रणालियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 10% की वृद्धि हुई थी। FAO के विषय में जानते हैं। तो इसे 1945 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, दुनिया में भूखमरी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। सदस्यता, भारत सहित 195 सदस्य हैं, 194 देश और यूरोपीय संघ। मुख्यालय इसका रोम, इटली में। ठीक है, अब बात करेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सैंधव लिपि को पढ़ने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने और उसके शब्दों का अर्थ बताने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के विषय में बात करते हैं। तो प्रसार इसका, यह लिपि लगभग 60 उत्खनन स्थलों से प्राप्त हुई। वर्तमान में इस लिपि के लगभग 3500 नमूने पत्थर पर उकेरी गई मोहरों, ढले हुए टेराकोटा और फेयोन से बने ताबीजों, मृदभांडों के टुकड़ों आदि के रूप में बचे हुए हैं। लेखन शैली, सैंधव लिपि एक अज्ञात लेखन प्रणाली है। इसमें मिले अभिलेख आमतौर पर बहुत छोटे हैं, जिनमें औसतन 5 प्रतीक अक्षर है। इसे आमतौर पर दाएं से बाएं लिखा गया है। लंबे लेखों में कभी कभी बोस्ट्रोफेडोन शैली का प्रयोग किया गया है। बोस्ट्रोफेडोन शैली में पहली पंक्ति दाएं से बाएं और अगली पंक्ति बाएं से दाएं लिखी जाती है। लिपि की संरचना, इसमें आंशिक रूप से चित्रात्मक प्रतीक अक्षरों का उपयोग किया जाता था। इसमें मानव और पशु रूपांकन, विशिष्ट यूनिकॉर्न प्रतीक, नियंत्रित यथार्थवाद दिखाने वाले कलात्मक डिजाइन आदि शामिल है। लेखन माध्यम और विधियां, तो इसमें मोहरों, पट्टियां और तांबे की पट्टियों का उपयोग किया जाता था। इसके अलावा सामग्रियों में टेराकोटा, चीनी मिट्टी की वस्तुएं, शंख, हड्डी, हाथी दांत, पत्थर, धातु व कपड़े और लकड़ी जैसी समय के साथ क्षय होने वाली सामग्री शामिल थी। लिपि को नक्काशी, उत्कीर्ण, छिलाई, चढ़ाई, चित्रकारी, ढलाई और उभार के माध्यम से लिखा जाता था। सैंधव लिपि को समझने का महत्व, तो ऐतिहासिक
इससे सिंधु घाटी सभ्यता और बाद की वैदिक प्रथाओं के बीच संबंध तथा अन्य समकालीन सभ्यताओं के साथ उनके संबंधों को उजागर किया जा सकता है। भाषाई और नृजातीय संबंध, तो इससे सैंधव भाषाओं और द्रविड़ व इंडो यूरोपीय परिवारों की समकालीन भाषाओं के बीच संबंध स्थापित करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, ये बात की हमने सैंधव लिपि को समझने के महत्व के विषय में। अब एक बार देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। तो प्रारंभिक हड़प्पा काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व और उत्तर हड़प्पा काल 1900 से 1300 ईसा पूर्व। खोज इसकी 1924 में जॉन मार्शल द्वारा की गई। प्रमुख स्थल है हड़प्पा, लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहले टॉपिक है हमारा नैनोपोर प्रौद्योगिकी। तो वैज्ञानिकों ने नैनोपोर तकनीक पर आधारित एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो बीमारियों का निदान बहुत तेजी से और ज़्यादा सटीकता के साथ कर सकता है। यह उपकरण अलग अलग अणुओं से मिलने वाले संकेतों का विश्लेषण करके बीमारियों का निदान करता है। इसके विषय में जानते हैं। यह प्रौद्योगिकी एक पतली झिल्ली संरचना में लगी नैनो स्केल छिद्रों को संदर्भित करती है। ये नैनो स्केल छिद्र नैनोपोर से छोटे आवेशित जैविक अणुओं के छिद्र से गुजरने पर संभावित परिवर्तन का पता लगाते हैं। यह प्रौद्योगिकी रियल टाइम में जैविक नमूनों से सीधे न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए को अनुक्रमित करने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रौद्योगिकी के संभावित उपयोग हैं डिजीज मार्कर का पता लगाना और कैंसर का नॉन इन्वेसिव प्रारंभिक निदान। ठीक है, नॉन इन्वेसिव प्रारंभिक निदान। ठीक है, अब बात करते हैं कोंडा रेड्डी जनजाति की। तो हाल ही में कोंडा रेड्डी जनजाति महंगे पारंपरिक विवाह करने की बजाय लिव इन रिलेशनशिप को प्राथमिक देने के कारण चर्चा में है। इसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निवास स्थान, यह जनजाति मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के पूर्व व पश्चिमी गोदावरी और खम्माम जिलों के पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करती है। इनकी मातृभाषा तेलुगु है। परिवार इनका पितृसत्तात्मक और पितृस्थानीय होता है। सामान्यतः एकल विवाह की प्रथा का प्रचलन है, हालांकि बहुविवाह वाले परिवार भी देखे जाते हैं। आस्था और त्योहार, ये जनजाति मुत्यालम्मा यानी ग्राम देवता और भूमि देवी, पृथ्वी देवी, गंगम्मा देवी, नदी देवी आदि की पूजा करती है। यह ममीदी कोठा, भूदेवी, पांडुंगा, गंगम्मा, पांडुंगा और वाना देवुडू पाडुंगा जैसे त्योहार मनाती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के विषय में। तो गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक सहित वॉल स्ट्रीट के सबसे बड़े बैंकों आदि ने एनजेडबीए से बाहर निकलने की घोषणा की। तो यह बैंकों द्वारा संचालित और संयुक्त राष्ट्र द्वारा समन्वित एक समूह है एनजेडबीए। इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा ऋण प्रदान करने, निवेश और पूंजी बाजार संबंधी गतिविधियों को 2050 तक हासिल किए जाने वाले नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्य के अनुरूप करना है। कोई भी भारतीय बैंक एनजेडबीए का सदस्य नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल के तहत प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल बैंकिंग के जलवायु संबंधी एक पहल है। ठीक है, बात की हमने नेट जीरो बैंकिंग अलायंस के संबंध में। अब देखते हैं पंचायत से पार्लियामेंट 2.0। तो लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया। इसे राष्ट्रीय महिला आयोग और लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना है, साथ ही उन्हें संवैधानिक प्रावधानों, संसदीय प्रक्रियाओं और प्रशासन प्रणाली की जानकारी देकर प्रभावी नेतृत्व के लिए प्रेरित भी करना है। जानते हैं डोजर पशु खनन विधि के विषय में। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान ने डोजर पशु माइनिंग विधि के लिए सफलतापूर्वक पहला परीक्षण विस्फोट किया। इस विधि में बिना मानवीय हस्तक्षेप वाले स्वचालित उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यह खनन प्रक्रिया को बेहतर बनाते हुए कंपन और विस्फोट से उड़ने वाले पत्थरों को सुरक्षित सीमाओं के भीतर ही रखती है। पारंपरिक खनन की तुलना में महत्व, तो कोयले की तेजी से निकासी, प्रतिकूल मौसम के कारण होने वाली देरी में कमी, अत्यधिक किफायती और मानवीय श्रम से जुड़े जोखिमों में कमी आदि। देखते हैं विदेशी अंशदान यानी विनियमन अधिनियम 2010। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार्टेड अकाउंटेंट से एनजीओज द्वारा विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के उल्लंघन की रिपोर्टिंग करने को कहा है। अधिनियम के अनुसार चार्टेड अकाउंटेंट्स को यह प्रमाणित करना अनिवार्य है कि किसी एसोसिएशन या एनजीओ ने प्राप्त विदेशी अंशदान का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए वह पंजीकृत है।
जानते हैं एफसीआरए 2010 के विषय में। तो इसे संसद ने एफसीआरए 1976 को निरस्त करने के बाद बनाया था। इसका उद्देश्य निर्धारित व्यक्तियों, संगठनों या कंपनियों द्वारा विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उपयोग को विनियमित करना है। एफसीआरए में 2020 के संशोधन ने कुछ अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए हैं, जैसे विदेशी धन के घरेलू अंतरण पर रोक लगाना, विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए विदेशी धन से प्रशासनिक व्यय को 20% तक सीमित करना आदि। अब जानते हैं गुरुत्वीय तरंगों के संबंध में। तो अब तक निर्मित सबसे बड़े गुरुत्वीय तरंग डिटेक्टर का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि ब्रह्मांड में गुरुत्वीय तरंगों का एक निरंतर कंपन होता रहता है। ये अदृश्य और तीव्र तरंगे हैं जो प्रकाश की गति से गमन करती हैं। साथ ही ये अपने मार्ग में आने वाले ऑब्जेक्ट्स में संकुंचन और विस्तार करने हेतु गमन करती हैं। 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत में गुरुत्वीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने प्रदर्शित किया था कि अत्यधिक द्रव्यमान वाले तीव्र गति से घूर्णन करते पिंड स्पेस टाइम में संकुंचन और विस्तार करते हैं। साथ ही ये तरंगे स्रोत से सभी दिशाओं में गमन करती हैं। 2015 में LIGO का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने पहली बार गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाया था। LIGO है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ठीक है। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम ऊषा के संबंध में। तो केंद्र ने पीएम ऊषा के तहत ओडिशा में अलग अलग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अवसंरचना विकास के लिए 676.70 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को पीएम ऊषा के रूप में शुरू किया गया है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और उद्देश्य इसका ग्रामीण क्षेत्रों सहित राज्य सरकार के विशिष्ट विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का वित्त पोषण करना। इससे निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप इनकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकेगा। योजना के फोकस क्षेत्र जानते हैं कौन से हैं? उच्चतर शिक्षा में समानता, पहुंच और समावेशन सुनिश्चित करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया विकसित करना, जिन संस्थानों को प्रत्यायन प्राप्त नहीं है उन्हें प्रत्यायन प्रदान करना तथा प्रत्यायन प्रदायगी में सुधार करना, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आधारित डिजिटल अवसंरचना विकसित करना और बहुविषयक माध्यम से रोजगार क्षमता बढ़ाना। अब देखते हैं सुर्खियों मेरा व्यक्तित्व जो है सावित्रीबाई फूले। तो हाल ही में प्रख्यात समाज सुधारक और शिक्षाविद सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी को देश भर में मनाई गई है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नाय गांव में हुआ था। वे पुणे में स्थापित देश के प्रथम बालिका विद्यालय की पहली प्रधानाध्यापिका थी। महत्वपूर्ण योगदान जानते हैं इनके। तो उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शूद्रों और अति शूद्रों को शिक्षित करने के प्रति समर्पित कर दिया था। 1873 में उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर सत्यशोधक विवाह की प्रथा का आरंभ किया था। इस प्रथा में विवाह बिना दहेज या न्यूनतम खर्च पर संपन्न होता था। उन्होंने बाल विवाह का भी विरोध किया था और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। सावित्रीबाई ने कई विधवा स्त्रियों का पुनर्विवाह भी कराया था। 1854 में उनका पहला कविता संग्रह काव्य फूले प्रकाशित हुआ था और इससे वे मराठी की पहली आधुनिक कवियत्री बन गई थी। मूल्य है इनकी समतावाद, न्याय, दोष सिद्धि का साहस आदि। ठीक है। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया है। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।